हम आवर्त बीजी पादप में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे थे और आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया पुष्प के अंदर होती है। और ये एक आवर्त बीजी पादप के प्रारूपिक पुष्प का चित्र है जिसमें 4 भाग होते हैं। नीचे जो पत्ती नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं उसको पहला चक्र या बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसके बाद में जो रंगीन चक्र अपने को दिखाई देता है 2 नंबर पर उसको दलपुंज कहते हैं। इसके अंदर की तरफ हमें कुछ धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं जिनको क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और ये सभी पुंकेसर मिलकर पुष्प के नर जननांग का निर्माण करते हैं जिसको क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। तो पुष्प में नर जननांग को पुमंग कहते हैं। और उसके अंदर अपने को जायांग दिखाई देता है जिसका निर्माण किससे होता है, कार्पल या अंडप से होता है। अंडपों से मिलकर जायांग बनता है। जायांग क्या होता है, पुष्प का मादा जननांग जो होता है उसी को जायांग कहते हैं। एक प्रारंभिक अंडप के अंदर 3 भाग होते हैं। तो इसका सबसे ऊपर का ये जो पार्ट है इसको स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद ये जो नलिका सदृश संरचना है ये वाली, उसको वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। और इसका नीचे का आधार का जो फूला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको ओवरी या अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है जिसको क्या कहते हैं, इसको ओव्यूल या बीजांड कहते हैं। और जिन पर ये सारे चक्र लगे रहते हैं, बाह्य दल और पुमंग और जायांग, तो उसको पुष्पासन या रिसेप्टेकल कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। तो ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना होती है जिसमें 4 भाग 4 चक्र होते हैं। बाह्य दलपुंज के प्रत्येक पार्ट को सेपल या बाह्य दल कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो चक्र होता है वो दलपुंज कहलाता है, तीसरा पुमंग और चौथा जो चक्र होता है वो क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। तो आज अपने मादा जननांग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और कैसे उसमें मादा युग्मक या अंड कोशिका का निर्माण होता है उसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो अभी अपने देखा कि जो जायांग होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अंडप पाए जाते हैं। अब जायांग के अंदर एक अंडप भी हो सकता है और एक से ज़्यादा अंडप भी हो सकते हैं। एक अंडप या फिर एक से ज़्यादा। तो ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक ही अंडप पाया जाता है ऐसे पुष्पों को क्या कहते हैं, एक अंडपी पुष्प या मोनोकार्पस। और एक से ज़्यादा अंडप जहां पाए जाते हैं उसको बहुअंडपी या पॉलीकार्पस जायांग या पौधे को पॉलीकार्पस प्लांट कहते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा अंडप होते हैं तो वो अंडप हो सकता है कि एक दूसरे के साथ जुड़े हों और हो सकता है कि एक दूसरे से अलग अलग हों। तो अगर सारे अंडप एक साथ है जुड़े हैं तो ऐसी स्थिति को कहते हैं युक्तांडपी
और अगर एक दूसरे से पृथक हैं या अलग अलग हैं तो उसको कहते हैं युक्तांडपी। युक्तांडपी को इंग्लिश में एपोकार्पस और युक्तांडपी को इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहते हैं एपोकार्पस और इसको कहते हैं सिनकार्पस। तो अंडकों की संख्या के आधार पर जो पुष्प है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, मोनोकार्पस और पॉलीकार्पस। और अंडकों के जुड़े होने के आधार पर जो पुष्प है वो दो प्रकार के, एपोकार्पस और सिनकार्पस प्रकार के हो सकते हैं। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि एक प्रारूपिक जो अंडक होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो इसका जो ये अंडाशय के अंदर जो भाग होता है गोलाकार, जो अंडाशय की भित्ति के साथ जुड़ा रहता है, जिसको क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और बीजांड में ही गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए बीजांड को गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। और बीजांड कहाँ लगे रहते हैं, अंडाशय में। अंडाशय किसका पार्ट है, अंडक का पार्ट है, इसलिए अंडक को क्या कहते हैं, अंडक को कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। क्योंकि पुष्प के जितने भी भाग होते हैं वो पत्तियों के ही रूपांतरण होते हैं, तो जो अंडक होता है वो भी पत्ती का ही रूपांतरण होता है। और अंडक के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसको गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं। और अंडक के अंदर बीजांड पाए जाते हैं जिसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इनको गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। अब बीजांड की संरचना किस प्रकार की होती है, तो अगर अपने बीजांड की संरचना देखें तो एक आवर्त बीजी प्रारूपिक बीजांड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जिसमें ये जो भाग है ये भाग बीजांड वृंत है, इसको क्या कहते हैं, बीजांड वृंत, या इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्यूनिकल्स। और बीजांड वृंत बीजांड के साथ जहां पर आके जुड़ता है, तो ये बीजांड वृंत बीजांड से सबसे पहले आकर कहां जुड़ रहा है, इस पॉइंट पर जुड़ रहा है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, हाइलम, और हिंदी में इसको कहते हैं नाभिक। बीजांड का जो आधारीय भाग होता है, मतलब जहां पर जो बीजांड वृंत है वो बीजांड के साथ लगा रहता है, उसको चलेजा या नाभिक निभाग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, निभाग या चलेजा कहते हैं। तो यहां पर तो सबसे पहले आकर जुड़ा, तो जहां पर आकर सबसे पहले जुड़ता है उसको नाभिक कहते हैं। और जहां पर जाके बीजांड वृंत खत्म हो जाता है, उसके आगे बीजांड स्टार्ट होता है, उस जगह को क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। बीजांड में चारों तरफ अध्यावरण पाए जाते हैं। सामान्यतया बीजांड में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं,
लेकिन इनकी संख्या 2 से कम भी हो सकती है। तो ऐसे बीजांड जिसमें 2 अध्यावरण पाए जाते हैं उसको द्वि अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक अध्यावरण पाया जाता है, तो उनको एक अध्यावरणी प्लांट कहते हैं या एक अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। और कुछ में अध्यावरण नहीं पाया जाता तो उनको अध्यावरणी बीजांड कहते हैं। अब जब बीजांड पाया जाता है तो ये जो सबसे अंदर का भाग है जिसको न्यूसिलस या बीजांड काय कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। इसको चारों तरफ से ये घेरे रहता है, लेकिन एक सिरे पर ये जो अध्यावरण होते हैं ये पूर्ण नहीं होते और एक छेद जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोपाइल और हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार। तो ये एक प्रारूपिक जो बीजांड होता है उसकी संरचना होती है। और जो बीजांड काय होता है ये पूरा विभाग है, ये बीजांड काय है। बीजांड काय के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष कहते हैं, और यही मादा युग्मकोद्भिद है। ये क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है। और मादा युग्मकोद्भिद से मादा युग्मक का निर्माण होता है, मतलब एग का निर्माण होता है इसके अंदर ही। तो इसकी संरचना के बारे में अपने आगे पढ़ेंगे डिटेल से कि इसमें किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब ये तो एक प्रारूपिक बीजांड हो गया, लेकिन ये केवल तो ये एक प्रारूपिक बीजांड है आवर्तबीजी पादपों में, और लगभग 82% पादप में या 82% पादपों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी 5 अन्य प्रकार के बीजांड आवर्तबीजी पादपों में पाए जाते हैं। तो टोटल 6 प्रकार के बीजांड आवर्तबीजी पादपों में पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं उसकी संरचना के बारे में भी अपने थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड होता है उसको क्या कहते हैं? रिजु बीजांड कहते हैं। और ये पाया जाता है पोलीगोनेसी और पाइपरेसी कुल के पादपों में। दूसरा जिसकी संरचना आपने पढ़ी थी इसको क्या कहते हैं? प्रतीप बीजांड कहते हैं। और ये सबसे सामान्य प्रकार है, लगभग पादपों में ये पाया जाता है 82% पादपों में। फिर जो तीसरा प्रकार है उसको कहते हैं अर्धप्रतीप बीजांड। और ये रेननकुलेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। चौथा जो प्रकार होता है वो कहलाता है वक्र बीजांड। और ये क्रूसीफरी सरसों कुल और लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों में पाया जाता है। पांचवा जो प्रकार है उसको अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। और ये पाया जाता है एलिसमेसी
और ब्यूटोमेसी कुल के पादपों में, और जो छठा प्रकार है उसको कहते हैं कुंडलित बीजांड, और ये पाया जाता है कैक्टेसी कुल के पादपों में। तो ये जो बीजांड होते हैं ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, तो इसके बारे में अपने थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी बीजांड होता है तो उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। जैसे ये बीजांड है तो इसमें एक तो ये वाला जो पार्ट है नाभिक, ये मुख्य होता है। दूसरा निभाग, और जो ये बीजांड द्वार है। इन तीनों की सापेक्षिक जो स्थिति होती है उसके आधार पर ही बीजांड को अलग अलग प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो ऋजु बीजांड के अंदर क्या होता है, तो इस ये वाला जो चित्र है इसमें ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये नाभिक हो जाएगा। इसको अपने H से लिख देते हैं। और यहाँ पर ही बीजांड वृंत खत्म हो रहा है और बीजांड चालू हो रहा है, तो ये भाग निभाग हो जाएगा या चैलेजा हो जाएगा। और यहाँ पर बीजांड द्वार है, इसको अपने M से लिख देते हैं। तो H मतलब हाइलम या नाभिक, C मतलब चैलेजा या निभाग, और M मतलब माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। तो जब ये तीनों एक ही लाइन में व्यवस्थित होते हैं, एक ही रेखा में है ये तीनों, और बीजांड सीधा होता है, तो ऐसे बीजांड को क्या कहते हैं, ऋजु बीजांड कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं। जब ये बीजांड 180 डिग्री घूम जाता है, 180 डिग्री घूम जाएगा तो जो बीजांड द्वार है वो नीचे की साइड में आ जाएगा और जो निभाग है वो ऊपर की साइड में हो जाएगा। तो यही संरचना अपने यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये निभाग है और ये बीजांड द्वार है। तो ये उल्टा हो गया और यहाँ ये H है हाइलम। तो इसमें बीजांड द्वार और निभाग तो एक ही रेखा में स्थित होते हैं, लेकिन जो हाइलम होता है वो बीजांड द्वार के नज़दीक में आ जाता है और बीजांड द्वार नीचे की तरफ आ जाता है। तो ऐसे बीजांड को कहते हैं प्रतीप बीजांड, या इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनोट्रोपस। और ज़्यादातर पादपों में इसी प्रकार का बीजांड ही पाया जाता है। अब अगर स्थिति इन दोनों के बीच की है कि बीजांड ना तो सीधा है ना ही उल्टा है, बीच का है, जिसमें जो बीजांड द्वार और जो निभाग है वो एक ही लाइन में स्थित हैं और वो हाइलम के 180 डिग्री की जगह केवल 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसको क्या कहते हैं, अर्ध प्रतीप बीजांड कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं हेमीट्रोपस बीजांड कहते हैं। अब अगर ऐसी स्थिति है लेकिन इसमें जो बीजांड काय है वो थोड़ा वक्रित हो गया, जिससे M और जो C है, मतलब जो बीजांड द्वार और निभाग है वो एक लाइन में नहीं है, वक्रित होने के कारण इनकी जो व्यवस्था है वो बदल गई है। तो ऐसे बीजांड को कहते हैं वक्र बीजांड, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। अब अगर बीजांड कुछ ज़्यादा ही वक्रित हो गया और उसके साथ इस बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश पाया जाता है वो भी वक्रित हो जाता है, तो ऐसे बीजांड को कहते हैं अनुप्रस्थ बीजांड, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मोनो एम्फीट्रोपस। और अगर जो बीजांड है वो हाइलम या नाभिका के सापेक्ष
360 डिग्री घूम जाता है। तो ऐसे बीजांड को कहते हैं कुंडलित बीजांड, और इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्सिनोट्रोपस बीजांड। तो ये 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। अब बीजांड के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो बीजांड की संरचना आपने पढ़ी, और अब अपने पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो बीजांड के अंदर ही गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो बीजांड की संरचना आपने देखी थी कि प्रारंभ में बीजांड कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, और ये जो भाग है इसका, जो पीले कलर से अपने को दिखाई दे रहा है, इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को कहते हैं बीजांड काय। तो प्रारंभ में बीजांड काय के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, सारी कोशिकाएं एक जैसी ही होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार का कोई विभेदन नहीं पाया जाता। और ये सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। लेकिन बाद में कोई एक अधस त्वचा की कोशिका, अधस त्वचा किसे कहते हैं? बाह्य त्वचा के नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं उनको अधस त्वचा की कोशिकाएं कहते हैं। तो कोई एक अधस त्वचा की कोशिका मान लेते हैं, ये कोशिका आकार में धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और अन्य कोशिकाओं से आकार में काफी बड़ी हो जाती है। इस कोशिका को प्रप्सु कोशिका कहते हैं और इसके अंदर एक सुस्पष्ट केंद्रक दिखाई देने लगता है। तो ये कोशिका भी क्या कहलाएगी? प्रप्सु कोशिका। अब इस प्रप्सु कोशिका के अंदर एक विभाजन होता है और एक परिणत विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। एक विभाजन को कहते हैं परिणत और दूसरे विभाजन को कहते हैं अपनत। तो इस प्रकार का विभाजन जिसमें एक कोशिका परिधि की तरफ और एक कोशिका केंद्र की तरफ बनती है, तो उसको परिणत विभाजन कहते हैं। और इस प्रकार का विभाजन होता है जो कि त्रिज्या के समांतर होता है, उसको अपनत विभाजन कहते हैं। तो जो प्रप्सु कोशिका होती है उसमें एक परिणत विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें जो बाहर की तरफ की कोशिका जो होती है, ये जो बीजांड द्वार की तरफ होती है, इसको प्रारंभिक भित्तीय प्रारंभिक भित्तीय कोशिका ये कहलाती है। और जो अंदर की तरफ ये जो कोशिका बनती है, इसको प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। अब जो प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका होती है, इसमें आगे कोई विभाजन नहीं होता और ये कोशिका सीधे ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। जो प्रारंभिक भित्तीय कोशिका होती है उसमें या तो कोई विभाजन नहीं होता या फिर इसमें कई विभाजन होते हैं, जिससे ये भित्ति का निर्माण करती है। तो अब ये जो कोशिका है, ये कोशिका रूपांतरित हो गई किसमें?
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में ये रूपांतरित हो गई। अब इस कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और इससे 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 इसके अंदर गुरु बीजाणु बने जाते हैं। इनमें से जो ये 3 गुरु बीजाणु होते हैं वो आगे चलकर नष्ट हो जाते हैं और केवल ये एक गुरु बीजाणु ही बचता है सक्रिय। अब इस गुरु बीजाणु में जो सक्रिय गुरु बीजाणु है इसमें लगातार वृद्धि होती है और ये बीजांडकाय का लगभग जो भाग है वो घेर लेता है और ये अन्य चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो ही काफ़ी बड़ा स्थान इसका घेर लेता है। बीजांड के अंदर एक कोशिका किसका निर्माण करती है? प्रपसु कोशिका का निर्माण करती है। प्रपसु कोशिका में एक विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएं, प्रारंभिक द्वितीय कोशिका और दूसरी होती है प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका। अब प्रारंभिक बीजाणुजन कोशिका सीधे ही किसमें बदल जाती है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। अब इस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर आगे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन और इस अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन 4 में से ये जो 4 गुरु बीजाणु होते हैं इनका विन्यास रेखीय होता है। रेखीय तो इस प्रकार से ये विन्यासित रहते हैं। इनमें से 3 बाद में नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ये वाला सक्रिय रहता है। तो अंत में एक बीजांड के अंदर केवल एक गुरु बीजाणु ही बचता है। तो इस प्रकार गुरु बीजाणुओं का बीजांड के अंदर निर्माण होता है। अब जो गुरु बीजाणु है उसका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से हुआ है, अतः ये क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। और अगुणित होने से ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होता है। तो जो गुरु बीजाणु है वो क्या होता है? अगुणित और मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। अब इस गुरु बीजाणु में जैसे अपने पहले बात की थी वृद्धि होती है और ये पोषण ग्रहण करके बीजांडकाय का लगभग हिस्सा घेर लेता है। इसके बाद में इसमें 3 मुक्त विभाजन होते हैं। विभाजन, मुक्त विभाजन किसे कहते हैं? ऐसा विभाजन जिसमें केंद्रक में तो विभाजन होता है लेकिन कोशिका द्रव्य में विभाजन नहीं होता। तो ऐसे विभाजन को मुक्त विभाजन कहते हैं। तो 3 मुक्त विभाजन अगर केंद्रक में होंगे
तो कितने केंद्रकों का निर्माण होगा? पहले विभाजन से 1 से 2, दूसरे विभाजन में 2 से 4 और तीसरे विभाजन में 4 से 8 केंद्रकों का निर्माण होगा। तो गुरु बीजाणु में 3 मुक्त विभाजन होते हैं जिससे 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। तो ये गुरु बीजाणु है, इसके अंदर एक केंद्रक होता है। अब इस केंद्रक में एक विभाजन होता है जिससे 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब गुरु बीजाणु के अंदर बीच में कई सारी रिक्तिकाएं बन जाती हैं। ये क्या है? रिक्तिका, और ये है केंद्रक। तो जिससे ये केंद्रक जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। इसके बीच में कई सारी ये रिक्तिकाएं हैं, ठीक है। अब विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने के बाद इसमें फिर से 2 मुक्त विभाजन होते हैं जिससे दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बने जाते हैं। अब इन 4-4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक बीच में आ जाता है। तो ये संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये केंद्रक हैं, 3 एक सिरे पर, 3 दूसरे सिरे पर और 2 केंद्रक बीच में आ गए। ये 2 केंद्रक जो बीच में आते हैं उनको क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। अब इस पोजीशन में आने के बाद में कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है जिससे 7 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये 3 इस सिरे के जो केंद्रक हैं यहाँ पर 3 कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं और दूसरे सिरे पर भी 3 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और बीच में 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसमें ये जो कोशिका है, ये कोशिका होती है एग सेल या अंड कोशिका। ये 2 सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ये वाली और ये वाली। इसको क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं या सिनर्जिड सेल्स कहते हैं इनको। और ये 3 कोशिकाएं जो दूसरे ध्रुव पर उपस्थित होती हैं उनको प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल कहते हैं। बाद में ये जो दोनों केंद्रक हैं वो आपस में एक दूसरे से संयुक्त होकर एक ही केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं और इस केंद्रक को क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। और ये द्वितीयक केंद्रक जो होता है ये द्विगुणित होता है। ये सारी जो कोशिकाएं हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? अगुणित होती हैं। केवल ये कोशिका क्या ये केंद्रक द्विगुणित होता है। तो इसमें टोटल कितनी कोशिका हो गई? 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाली कोशिका। तो 7 कोशिकाएं इस स्थिति में पाई जाती हैं। तो अपने कह सकते हैं कि इस मादा युग्मकोद्भिद में 7 सेल्स पाई जाती हैं, 7 कोशिका। और इस स्थिति में जब ये दोनों केंद्रक जुड़े हुए नहीं थे, फ्यूज नहीं थे, तो 8 केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। बाद में 7 सेल्स और 7 न्यूक्लियस। लेकिन इनमें जो 6 कोशिकाएं होती हैं वो तो अगुणित होती हैं और जो 7वीं कोशिका होती है वो ये वाली जो कोशिका है वो द्विगुणित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पॉलीगोनम प्रकार कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज किसमें की गई थी? पॉलीगोनम प्लांट में की गई थी। और इस मादा युग्मकोद्भिद का ये भ्रूणकोश कहलाता है। ये संरचना क्या कहलाती है? भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश ही क्या कहलाता है? मादा युग्मकोद्भिद। तो
इस भ्रूणकोश का निर्माण केवल एक ही गुरु बीजाणु से होता है, तो इसलिए इसको एक बीजाणुविक पोलिगोनम प्रकार कहते हैं। और ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है, जहाँ पर 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस, 7 कोशिका 8 केंद्रक या 7 कोशिका 7 केंद्रक, जिसमें 6 कोशिकाएं अगुणित और 1 कोशिका द्विगुणित होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से आवर्त बीजी पादपों में नर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।